हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ, बट अक्सर हम एक चीज़ इग्नोर कर देते हैं, वो है हमारी ओरल हेल्थ। एंड यस, आज का जो टॉपिक है वो है ओरल हेल्थ। हमें ये समझना ज़रूरी है कि टीथ और दांतों का कनेक्शन सिर्फ ओवरऑल हमारे अपीयरेंस से रिलेटेड नहीं है, हमारे कॉन्फिडेंस और लाइफस्टाइल से भी रिलेटेड है। सो आज इसी पे हम बात करने वाले हैं। नॉर्मल डेंटिस्ट्री से थोड़ा सा एडवांस लेवल अप होने वाला है, जहाँ पे बात होने वाली है 3D टेक्नोलॉजीज़ की, जहाँ पे ये बात होने वाली है कि कैसे सेम डे में क्राउन पॉसिबल है, और जहाँ पे स्माइल को ट्रीट नहीं किया जाता, डिज़ाइन किया जाता है। सो बेसिकली आज के कॉन्वर्सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो हर कोई करता है, वीनियर्स, ब्रेसेस, टीथ वाइटनिंग जैसे ट्रीटमेंट कितने सेफ और इफ़ेक्टिव है, और आज के टाइम में स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक लग्जरी नहीं है, स्मार्ट डिसीजन बन चुका है। सो इस टॉपिक को समझाने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर अब्रार कोठावाला, डेंटिस्ट, जो 16 साल से क्लिनिकल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस रखते हैं और करंटली 3 डेंटल क्लिनिक्स के प्राउड ओनर है। इनकी एक यूनिक स्ट्रेंथ है कि इनके पास खुद की 3D डेंटल मशीन है, जिसकी हेल्प की वजह से ये क्राउन्स और कैप्स मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि पेशेंट्स को सेम डे डेंटल सॉल्यूशन मिल जाता है। और इनका एक स्ट्रॉन्ग एरिया है स्माइल डिज़ाइनिंग, जहाँ पे ये वीनियर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से स्माइल को टोटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो आज का कन्वर्सेशन होने वाला है डीप, प्रैक्टिकल और मिथ बस्टिंग, जहाँ पे आपको सिर्फ नॉलेज नहीं, क्लैरिटी मिलेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद डॉक्टर अब्रार कोठावाला। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो फातिमा, आई एम ग्रेट। सर, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि ओरल हेल्थ से रिलेटेड आज कुछ बहुत सारी न्यू चीज़ें पता चलने वाली है। टेल मी अबाउट योर्स, कि आप कितने ज़्यादा इस चीज़ को लेके क्या चल रहा है दिमाग में? फर्स्टली थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। इवन आई एम क्यूरियस, मेरे पास पॉडकास्ट का पहला एक्सपीरियंस है और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि अपने बीच में क्या बातें निकल आती है। यस, ऑफ कोर्स। सो लेट्स सी कि कहाँ जाता है कन्वर्सेशन। सो लेट्स स्टार्ट। श्योरली। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आई रियली वांट टू नो दिस कि हाउ मेनी टाइम्स डू नीड टू ब्रश आवर टीथ, एंड कोई टेक्निक होता है, एंड डज इट रियली मैटर्स कि वाइल ब्रशिंग योर टीथ कोई टेक्निक होता है कि वैसे ही करनी चाहिए? आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया कि बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ओरल हेल्थ मेंटेन करने का बेसिक ही ब्रशिंग टेक्निक है। एंड मैं मेरे सारे पेशेंट्स को यही बोलता हूँ, द रूल ऑफ 2। सो ब्रश ट्वाइस अ डे, एटलीस्ट 2 मिनट्स ईच टाइम। ओके। अब ब्रशिंग की टेक्निक जो है वही सब कुछ है। आई थिंक आपका ब्रश, टूथपेस्ट, ये सब चीज़ सेकेंडरी है। आपका ब्रश करने का जो तरीका है, जो टेक्निक है, उसी से फ़र्क पड़ता है कि आप आपके माउथ को एक्चुअली क्लीन रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे। तो व्हाट आई वुड कॉल इज़ कि ब्रशिंग, हाउ यू ब्रश योर टीथ इज़ द हीरो ऑफ द होल प्रोसेस। बाकी सब चीज़ जो है वो छोटे मोटे एक्टर्स है, वो हो ना हो, वो एक्टर को कोई रिप्लेस भी कर दे तो भी मूवी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके। तो ब्रशिंग में अक्सर व्हाट वी डू इज़ कि जब भी हम कोई पेशेंट का ओरल प्रोफिलैक्सिस करते हैं, क्या होता है ओरल प्रोफिलैक्सिस? क्लीनिंग, स्केलिंग, क्लीनिंग, पॉलिशिंग। वी मेक श्योर कि अब हम उसको इस तरह से ट्रेन करें कि पेशेंट अपने दांत अब सही तरीके से क्लीन रख सके। सो लेट मी टेल यू अ कॉमन टेक्निक। सो ये अगर आपका ब्रश हो गया, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, ब्रश को इस तरह से पकड़ते हैं। राइट। द मोमेंट आपने ब्रश को इस तरह से पकड़ा, आपने ब्रश की सारी मूवमेंट खत्म कर दी। ट्राई होल्डिंग इट लाइक दिस। ओके, आप आपका ब्रश लीजिए हाथ में विथ योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर एंड जस्ट रोल, जेंटली रोल ओवर योर फिंगर्स, राइट, एंड यूज योर रिस्ट इन सर्कुलर मोशन। ओके। अभी ब्रश को कहाँ रखेंगे हम? दांत और गम्स के जंक्शन पे, जहाँ से मसूड़े शुरू होते हैं ना, वहाँ पे। तो विल कीप इट लाइक दैट एट अ 45 डिग्री एंगल। सुनने में बहुत डिफिकल्ट लगता है पर एक्चुअल नहीं है। Okay. 1-2 बार करोगे ना, यू विल गेट यूज्ड टू इट एंड यू लव इट। तो इसको आप है ना ऐसा 45 एंगल पे रखो, दांत और मसूड़े के जंक्शन पे, एंड स्टार्ट मेकिंग स्मॉल सर्कल्स। ओके, टेक 2 or 3 teeth at a time and just make small circles and move from the center all the way till the back. फिर नेक्स्ट सरफेस लिया आपने, उसके ऊपर 3 सर्कल्स बनाए, फिर आगे बढ़े, मूव इट टुवर्ड्स योर टंग। Okay. So what this does is आपके रिस्ट से आपको ब्रश करना है। क्या होता है, आप मुट्ठी से पकड़ोगे, एल्बो ऊपर कर लोगे, दिस इज व्हाट यू वुड बी डूइंग। राइट। हाँ, हम बर्तन नहीं मांज रहे हैं,
हम दांतों के बीच में जो फंसा है, वी जस्ट वांट कि उसको जेंटली हम टच कर दें, ताकि वो पेस्ट में जो फ्रॉथ बन रहा है वही उसको दांत से डिसलॉज करके ऊपर ला लेंगे। आपको उसको रगड़ना नहीं है। राइट। So that is the mistake which I find a lot of my patients have been doing previously, and they find हम उनको जब ये टेक्निक बताते हैं, it's a very big eye opener for them. राइट, बिकॉज ये मुझे याद भी आया, बिकॉज वन ऑफ फ्रेंड ऑफ माइंड आई हैव सीन कि उसके ब्रिसल्स यूजुअली विद इन 3 to 4 days वो ब्रिसल्स पूरे ऐसे हो जाते हैं, मतलब ऐसे पूरे फैल जाते हैं। एंड आई एम लाइक कि ये व्हाट आर यू डूइंग, इतने ऐसे क्यों हो जाते हैं? तो मतलब ब्रशिंग में तो होता ही है, कि मेरा तो नहीं होता। तो अब मुझे ध्यान आ रहा है कि वो जो रगड़ती है। Exactly. So you tell this to her, मतलब बस एल्बो नीचे रख। आप एल्बो नीचे रख के आप ताकत लगा ही नहीं सकते। राइट। यूज योर रिस्ट और एल्बो नीचे रखिए। आई एम श्योर आप बहुत सही तरीके से ब्रश कर पाएंगे और उस पर आप इतनी ताकत नहीं लगाएंगे। राइट सर, तो ब्रशेस के भी जैसे बहुत टाइप्स आ गए हैं। अभी ये तो हम मैनुअली कर रहे हैं, बट इसमें इलेक्ट्रिकल ब्रशेस आ गए हैं, जिसमें सिर्फ आई गेस ऊपर का जो पोर्शन है वो मूव होता है। तो क्या वो बेनिफिशियल है, सेम काम करता है? बिल्कुल। अपने को क्या चाहिए कि आपकी टेक्निक सही रहे। अब या तो आप आपके हाथ से उतना परफेक्टली दांत को मूव करिए, अरे ब्रश को मूव करिए। कभी आप आपके हाथ से ब्रश को नहीं मूव कर पा रहे हो तो आप एक इलेक्ट्रिक ब्रश यूज करिए। अब इलेक्ट्रिक ब्रश का फायदा क्या है कि उसका सामने का हिस्सा खुद मूव हो रहा है। राइट। स्पेशली आपकी फ्रेंड के जैसे केस में, हाँ। जब उसको उसके हाथ से सिर्फ ब्रश, उसको इतना ही बोलो आप कि आप ब्रश ले जाओ, दांत पे आप प्लेस कर दो, बाकी काम ब्रश को करने दो। तो ऐसे पेशेंट्स को बहुत हेल्पफुल रहता है, उनकी ताकत लगाने की आदत छूट जाती है। एक बहुत इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एल्डरली रहते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, रिस्ट हम इतनी अच्छे से मूव नहीं कर पाते, ब्रश भी इतने अच्छे से मूव नहीं कर पाते, ताकत कम हो जाती है। सो फॉर एल्डरलीज, फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, बच्चों के लिए भी बहुत एक्साइटमेंट रहता है। अगर आप एक इलेक्ट्रिक ब्रश लो ना, तो आई थिंक उनके लिए एक मोटिवेशन भी रहता ब्रश करने का। तो इवन दे फाइंड इट रियली एक्साइटिंग कि यार आज मेरे को आज ब्रश करना है, वो भी इलेक्ट्रिक ब्रश से। सो इवन यू कैन डू दैट। सर एक और चीज है जो फ्लॉस, आई रियली वांट टू नो कि ब्रशिंग एंड जस्ट क्लीनिंग योर टंग के अलावा जो हम फ्लॉस करते हैं, इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें करना चाहिए? बिल्कुल, फ्लॉस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स से दिस इज योर टीथ, राइट? तो इसमें सर्फेसेस कितनी है? 1, 2, 3, 4 और 5। राइट। अब इसके बाद मैंने एक और दांत रख दिया। अब क्या हुआ, जब मैं ब्रश कर रहा हूँ, मैं ये साइड ब्रश कर रहा हूँ, राइट, मैं ये साइड ब्रश कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, हाँ। ये यहाँ जो स्पेस रह जा रही है, यहाँ तक तो मेरा ब्रश पहुँच ही नहीं रहा है। राइट। सो टू क्लीन द सरफेस बिटवीन 2 टीथ आपको फ्लॉस यूज करना चाहिए। स्पेशली पीपल जिनको ऐसा होता है कि खाने के बाद उनको लगता है कि खाना फंस रहा है वहाँ पे, उनको तो बिल्कुल रेगुलर फ्लॉसिंग करना चाहिए। एंड अभी बहुत अभी रिसेंटली ही चलने लग गया है बहुत माउथ वॉश। अगर ब्रश नहीं कर रहे हैं या फ्लॉस नहीं कर रहे हैं तो माउथ वॉश कर लो। तो क्या फ्लॉसिंग कुड बी रिप्लेस विद माउथ वॉश? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। सी, माउथ वॉश का अपने खुद की जगह है। तो कमिंग बैक टू कि हमने ब्रशिंग को हीरो बोला था, राइट, तो इसको हम पिक्चर का साइड हीरो बोल सकते हैं। ओके, हीरो नहीं है। अच्छा। तो माउथ वॉश कभी भी फंसा हुआ खाना नहीं निकाल सकता। ब्रशिंग का काम है, फ्लॉसिंग का काम है, दांत के बीच में जो खाना फंसा है वो हटा दो। ओके। बट लेट मी टेल यू माउथ वॉश क्या कर सकता है। तो माउथ वॉश के भी इतने अलग अलग वैरायटी आ गई है। देयर आर स्पेसिफिक माउथ वॉश फॉर डिफरेंट कंडीशंस। लाइक माउथ वॉश फ्लोराइड प्रोवाइड करता है। तो कुछ ऐसे माउथ वॉश है जो बच्चे ब्रेसेस का या क्लिप्स का इलाज करा रहे हैं, तो उनके अंदर क्लिप्स पे खाना ज़्यादा जमता है, उनको फ्लोराइड की ज़रूरत है, तो एंटी कैरियस माउथ वॉश आना शुरू हो गए हैं। ओके। सेंसिटिविटी के लिए माउथ वॉश आ गए, जिनको दांत में ठनक लगती है, ठंडा गर्म महसूस होता है, तो देयर आर स्पेसिफिक माउथ वॉश फॉर दोज पीपल। ओके। इवन देयर आर माउथ वॉश जो आप सर्जरी के बाद प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जब हम विजडम टूथ निकाल लेते हैं या इम्प्लांट की सर्जरी करते हैं, टू मेक द पेशेंट कंफर्टेबल, वुंड हीलिंग में काम में आता है। बर्निंग सेंसेशन जो रहता है, माउथ अल्सर्स, इसके लिए अलग माउथ वॉश आ गए हैं। तो देयर आर स्पेसिफिक माउथ वॉशेस अवेलेबल। और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि प्रीवियसली ना सिर्फ अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश आते थे, तो उसमें थोड़ा बर्निंग सेंसेशन रहता था। अभी वो सब चीज़ खत्म हो गई है। नाउ जो करंट माउथ वॉश आ रहे हैं
ये वाटर वाटर बेस्ड बेस्ड, राइट। तो वाटर बेस्ड माउथ वॉश के अंदर बहुत सारे फायदे हैं। ओके। अब इसमें एक बहुत मज़े की बात बताऊं, हाँ। हम लोग समझते हैं कि माउथ वॉश बहुत बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है, सब सही है, पर कई बार हम क्या है माउथ वॉश को सेल्फ प्रिस्क्राइब कर लेते हैं। राइट। हाँ, ओवर द काउंटर माउथ वॉश ला लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। सो क्लोरहेक्सिडीन विच इज़ नॉर्मली यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द माउथ वॉशेस, ओके। इट इज़ फाउंड टू कॉज स्टेनिंग इन योर टीथ। दांत में स्टेनिंग होती है माउथ वॉश से। ओके। तो माउथ वॉश यूज़ करने के भी कुछ रूल्स है, ये मालूम था क्या आपको? नो। सो क्लोरेक्सिडीन जो रहता है ना, उसका एक पर्टिकुलर चार्ज है। सो इट बाइंड्स टू योर टीथ एंड देन इट ऑल्सो बाइंड्स टू एनी अदर थिंग विच कम्स इन योर माउथ। सो लाइक कॉफी स्टेन्स, टर्मरिक एंड एनी अदर थिंग। ओके। तो कभी आप क्लोरेक्सिडीन माउथ वॉश डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं, व्हाट यू शुड डू इज यूज इट एट अ टाइम जिसके 2 घंटे तक आप कोई और चीज नहीं ले रहे हो। So just before bedtime is a very good time to use chlorhexidine mouthwashes. Another type of mouthwashes which has come up now is CPC mouthwashes. ओके। बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट रहता है इसका। अब ये सब चीज़ हम कभी पढ़ते भी नहीं है कि उसमें क्लोरेक्सिडीन है कि Right. CPC है या क्या है। माउथ वॉश चाहिए, अच्छा माउथ वॉश दो, ब्रांडेड माउथ वॉश दो Exactly. एंड यूज करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आप ओवर द काउंटर कुछ परचेज कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो रीड अबाउट द कंटेंट, और बेटर यू कैन विजिट अ डेंटिस्ट, यू कैन आस्क फॉर हिज ओपिनियन कि आपके डेंटल कंडीशन को क्या ज़्यादा सूट करता है। राइट। तो एक ये बात हो गई। कुछ ऐसे माउथ वॉश अभी आ रहे हैं जिसके आगे ADS लिखा रहता है, कंटेंट लिखा रहेगा और आगे लिखा रहेगा ADS कैपिटल में। उसका मतलब है एंटी डिस्कलराइजेशन सिस्टम। Okay. तो ये वो किस्म के माउथ वॉश है जिससे डिस्कलराइजेशन नहीं हो सकता है। तो ये माउथ वॉश के बाद आप कॉफी वगैरह ले सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ varieties of mouthwash. Yes, there are a lot of companies making fantastic products. You just need to find out कि आपके लिए क्या सही है और आपकी कंडीशन में आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। सर आपने माउथ वॉश के बारे में बताया कि इतने सारे माउथ वॉश है, बट टूथपेस्ट वो भी तो कितने सारे हैं मार्केट में अवेलेबल। अब तो वो आ गया है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं तो वो भी तो बहुत सारा है, और टूथपेस्ट भी बहुत वेराइटीज़ के आ गए हैं कि इसमें ये होना चाहिए, इसमें वो होना चाहिए, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, टूथपेस्ट बेसिकली 2 किस्म के होते हैं। ओके। एक होता है रेगुलर यूज़, एक होता है मेडिकेटेड टूथपेस्ट। ओके। ठीक है। रेगुलर यूज़ टूथपेस्ट का बेसिक फंक्शन, कोई कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। टूथपेस्ट का बस बेसिक काम ये है कि फ्रिक्शन खत्म करे, झाग बनाए, ताकि आप जो भी प्लाक को, फूड डेब्रीज को आप मूव कर रहे हो ब्रश से, वो फ्लोट होके दांत से अलग हो जाए। ओके। ठीक है। ठीक है। फिर उसके अंदर फ्लेवर हो सकता है, बस। अब इसके अलावा जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट रहते हैं वो स्पेसिफिक नीड्स के लिए बने हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि लोग ज़्यादातर सेंसिटिविटी के लिए यूज़ करते हैं, तो मेरा मानना ये है कि आप ओवर द काउंटर आप पेस्ट ले सकते हो। कभी आपको सेंसिटिविटी डेवलप हो गई है तो यूज़ इट फॉर 2 वीक्स। आपको लगता है मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, गो एंड विजिट अ डेंटिस्ट, क्योंकि हो सकता है कि शायद आपको उस कारण से सेंसिटिविटी ना हो रही हो, प्रॉब्लम कहीं और हो। हो सकता है 2 दांत के बीच में आपको खाना फंस रहा हो, कहीं पे डिके हो गया हो, कोई आपकी नर्व तक आपको फूड पार्टिकल्स जा रहे हो, इस वजह से आपको सेंसिटिव हो रहा हो। राइट। तो आई थिंक कि उसका एक रिस्ट्रिक्टेड यूज़ होना चाहिए। बाकी पेस्ट भी माउथ वॉश के जैसा, अब फ्लोराइड तो सारे पेस्ट प्रोवाइड कर ही रहे थे, उसके अलावा रीमिनरलाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कुछ पेस्ट ऐसे हैं जिनमें कैल्शियम है, फॉस्फेट है, कुछ ऐसे भी केमिकल्स हैं जो इनको आपके दांत से बाइंड करने में हेल्प करते हैं। सर ब्रशिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली है। अब एक जो है, जो मुझे भी ऐसा लगता है कि स्केलिंग से दांत वीक हो जाते हैं, तो क्या ये सही में ऐसा है कि सिर्फ मिथ है? नहीं, एब्सोल्युटली मिथ है। कभी दांत वीक हुए रहते तो कोई डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब किया रहता क्या? तो होता क्या है कि जब भी हम प्रोफेशनल क्लीनिंग करते हैं, हाँ। स्केलिंग को क्लीनिंग बोला जाता है, लेमन टर्म्स में हमारे ज़्यादातर पेशेंट इसको क्लीनिंग के नाम से जानते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक तो दांत के ऊपर का जो सरफेस है, जो वाइट एरिया है, ओके, उसमें जो भी स्टेन्स रहते हैं, टी, कॉफी, कोई और मेडिकेशन के या कुछ भी जमा रहा, एक तो हम उसको क्लीन कर रहे हैं। ओके। सेकंड, हम सब जिंजाइवल दांत और मसोड़े के बीच की जो लाइन रहती है, हाँ।
उसके अंदर भी आपको कुछ डिपॉजिशंस जमा होते हैं, इसको हम कैलकुलस बोलते हैं। हाँ। हार्ड ग्रेश वाइट कलर के दिखते हैं, तो हम उसको क्लीन कर रहे हैं। और थर्ड हम क्या कर रहे हैं कि जो मसोड़े में इन्फ्लेमेशन हो गया है कहीं जगह पे, उसको हम क्लीन कर रहे हैं, इसको हम क्यूरेटाज बोलते हैं। अब होता ही है आमतौर पे कि कोई पेशेंट जिसके आमतौर पे दांत खराब है या जिसका ओरल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, उनके दांतों के बीच बीच में जहाँ पे स्पेसेस रहती है, बार बार खाना फंसने की वजह से एक हार्ड मटेरियल जमा हो जाता है, इसको हम कैलकुलस बोलते हैं। कड़क रहता है, आप आपके ब्रश कितना भी कर लो नहीं निकलेगा। अब वो गया वहाँ फंस गया, अब डॉक्टर ने क्या किया, क्लीनिंग के अंदर उस चीज़ को वहाँ से रिमूव कर दिया। अब जब वो अचानक कुछ चीज़ वहाँ से रिमूव हो जाती है, तो दांतों के बीच में जहाँ पहले से गैप थी, जहाँ खाना फंस रहा था, और वहाँ कैलकुलस जमा था, डॉक्टर ने सिर्फ उसको हटाया है। अचानक आपको गैप दिखना शुरू हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि अरे डॉक्टर ने क्या किया मेरे मुंह में, दांत मेरे दांतों के बीच में गैप पहले नहीं थी, अब गैप आ गई। सेकंड, ये जो कैलकुलस है, ये इतने टाइम से इट्स अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का ही एक आप समझ लीजिए हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर है, इसमें बैक्टीरिया है। ये आपके गम्स में इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं, इन्फेक्शन कर रहे हैं, और आपका जो दांत है वैसे हड्डी में फंसा नहीं रहता। मसोड़े में बारीक बारीक तार है जिसको हम लिगामेंट बोलते हैं। ये लिगामेंट आपके दांत को हड्डी से टाइट पकड़े रहते हैं। विद द टाइम महीनों से आपके मुंह में कैलकुलस जमा है, प्लाक जमा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा, इन्फ्लेमेशन हो रहा, मसोड़े से खून निकल रहा है, उस वजह से दांत आपका पहले से ही लूज हो गया है। अब ये जो कचरे की दीवार है, इसे आपस में जोड़े रखिए बस। अब आप इस दीवार को नहीं निकालोगे तो क्या होगा, दांत और वीक होते जाएगा। वन डे आप खाना खाते रहोगे और दांत ऐसा बस, अरे कुछ तो भी कट सा हुआ और दांत बहुत ज्यादा हिल रहा है, डॉक्टर साहब क्या हो गया। तो या तो आप उस दिन का वेट करिए, या तो आप डॉक्टर के पास जाइए, क्लीनिंग कराइए। डेफिनेटली आपको कभी इन्फेक्शन है बहुत टाइम से, डॉक्टर वहां से कैलकुलस हटाएगा तो गैप भी दिखेगा, दांत में भी थोड़ी सी मूवमेंट दिखेंगी। बट ये गैप और ये मूवमेंट विद द टाइम जब हीलिंग होंगी ना, तो गैप भी कम हो जाएगा और लिगामेंट स्ट्रेंथ होगा। इन्फेक्शन नहीं है तो हीलिंग होंगी। जब तक इन्फेक्शन है, तब तक जब तक कुछ फंसा है, तब तक तो रिकवरी हो ही नहीं सकती। अब द मोमेंट हीलिंग होना स्टार्ट होंगी, दांतों का हिलना भी काफी कम हो जाएगा। जो स्पेसेस है वो भी मसोड़े जब श्रिंक होंगे तो पहले से थोड़ी सी कम दिखाई देंगी। तो बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है कि आप क्लीनिंग से दांत खराब होते हैं, बल्कि क्लीनिंग आप नहीं करोगे तो आप आपकी दांतों की लाइफ को आप बिल्कुल कम कर रहे हो। तो इसका कोई फ्रीक्वेंसी है, मतलब साल में एक बार क्लीनिंग कराना चाहिए, ऐसा कुछ है? अब हमारी टेक्स्ट बुक बोलती है कि 6 महीने में एक बार कराओ। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इट्स अ पार्ट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी कि आप 6 मंथली आप क्लीनिंग कराइए। मेरा एडवाइस भी यही रहता है कि 6 मंथली आप एटलीस्ट एक चेकअप कराइए। उस चेकअप में डॉक्टर को लगता है कि कहीं डेपोजिशन ज्यादा है तो सेम सिटिंग में क्लीन भी कर देता है। बट एटलीस्ट वंस अ ईयर तो क्लीनिंग होना ही चाहिए, एंड ट्वाइस अ ईयर आपके मुंह का इंस्पेक्शन होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई से। सर, आई रिमेम्बर वन ऑफ माय फ्रेंड, व्हेन शी ब्रशेस हर टीथ, तो उसको कभी कभी ना ब्लड निकलता है। एंड एक बार मैंने देखा भी है, तो आई सेड हर कि व्हाई डोंट यू गो टू अ डेंटिस्ट। तो इज लाइक कि अरे कुछ नहीं होता, वहाँ पे फिर ब्रश नहीं करो ना तो फिर खून नहीं निकलता। तो ब्लीडिंग गम इज अ सीरियस प्रॉब्लम। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये टॉपिक टच किया। ये बहुत फ्रीक्वेंट लोगों के अंदर ये हैबिट रहती है कि जहाँ पे ब्लड निकलता है ना, वहाँ ब्रश नहीं लगाते। तो एक विशियस सर्कल बन गया है। जहाँ खाना फंसा है वहाँ पे सूजन है। जहाँ पे फिर आप साफ नहीं कर रहे हो तो खाना जम के कैलकुलस बन जा रहा, आप अपनी बीमारी को और बढ़ा दिए। फिर आप टच कर रहे हो, ब्लीड हो रहा है, फिर आप और हाथ नहीं लगा रहे हो वहाँ पे, तो वहाँ पे आप क्लीन नहीं कर रहे हो तो बीमारी बढ़ते जा रही है और आप उसको अवॉइड करते जा रहे हो। तो आपको तो आप समझो कि आप कभी आपका हाथ टैप वाटर में धो रहे हो, एंड एवरी टाइम यू आर वॉशिंग योर हैंड, कभी आपका हाथ ब्लीड करेगा तो आप क्या करोगे? यू विल जस्ट रश टू अ डॉक्टर, राइट? यू विल टेक इट सीरियसली। तो गम्स भी तो आपके मुंह की स्किन ही है ना। इफ द स्किन ऑफ द माउथ इज ब्लीडिंग एवरी टाइम यू आर ब्रशिंग, एवरी टाइम यू आर क्लीनिंग, you should rush to a dentist. It is a serious problem. Why not? It is a part of your body. Right. है ना, आपके गम्स आपके बॉडी का पार्ट नहीं है क्या? Right.
तो कोई भी सेल्फ हीलिंग चीज़ नहीं है कि मैं 4 दिन उसको हाथ नहीं लगाऊंगा तो गम्स तो वापस नॉर्मल हो जाएगा, या 5-6 दिन मेरे बॉडी बर्दाश्त करेंगी, फिर मेरी बॉडी भी बोलेंगी जान दे, ध्यान नहीं देता, अब क्या ब्लीड करना छोड़ो। तो ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। Right. So it is a serious problem and we have to visit a dentist. It's not a serious problem, but It could be a serious problem. it is a sign which your body is telling you हाँ. कि भाई अब बहुत हो गया, अब डेंटिस्ट के पास चले जा। अब चले जा। Right. अब नहीं जाएगा तो फिर मजबूरी में जाना पड़ेगा, और जब मजबूरी में जाएगा तब खर्चा बड़ा हो जाएगा। Right. तो इट्स अ साइन कि भाई अब चले जा। सो यस, मुझे इस पे से एक चीज़ भी याद आ रही है कि ऑफ कोर्स इग्नोरेंस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। जैसे लाइक इन होम्योपैथी ऑल्सो होता है कि डिजीज़ जब फिजिकल लेवल पे आ जाती है, आपकी बॉडी पे दिखने लगती है, तब पेशेंट आके बोलता है कि मैम मुझे ये हो गया। अरे भाई, डिजीज़ तुम्हारा बहुत पहले से शुरू हो चुका था। लाइक देयर आर मैनी पेशेंट्स ऑफ माइंड ऑफ माइग्रेन ओनली, अगर हम उसकी बात करें तो हेडेक को लेके आते हैं। जब पूछो कि कितने टाइम से है तो 5 साल से है। तब तक क्या किया? कुछ नहीं, हो जाता है, कभी होता है कभी नहीं होता, पेन किलर खा के चल रहा है। तो इग्नोरेंस इज नॉट द सॉल्यूशन, सप्रेस करना इज नॉट द सॉल्यूशन। सो लेट्स मूव ऑन कि देयर इज अ टर्म ऑन इंस्टाग्राम बहुत चल रहा है, टीथ वाइटनिंग बहुत चल रहा है। एंड एक गूगल पे भी सर्च किया जाता है कि टीथ वाइटनिंग से कहीं मेरे टीथ डैमेज ना हो जाए। तो इज इट अ मिथ और अ फैक्ट? या अगर मैं बात करूँ कुछ हैक्स के, तो बहुत घरेलू नुस्खे लोग ट्राई करते हैं कि सोडा लगा लिया, चारकोल लगा लिया, नींबू घस लिया कि चलो टीथ वाइट हो जाएंगे मेरे। तो वो उस पे आपका क्या टेक है? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरे को बहुत मज़ा आती है जब मैं किसी को ये चीज़ से इंट्रोड्यूस करा पाता हूँ। तो पहले तो टीथ क्लीनिंग एंड टीथ वाइटनिंग आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ओके। जैसे हमारे स्किन में पिगमेंटेशन रहते हैं, जो आपकी मेरी स्किन को अलग अलग कलर दे रहा है। राइट। नेचुरली हमारे दांत के अंदर कुछ ऐसे पिगमेंट्स है जो हमारे दांत को नेचुरल कलर दे रहा है। अच्छा। ठीक है। इस पिगमेंट को जब हम ब्लीचिंग रिएक्शन के थ्रू हम डिसॉल्व कर देते हैं या कम कर देते हैं, अच्छा, तो हमारा दांत ज्यादा ब्राइटर दिखता है या उसका शेड और लाइट दिखना शुरू होता है। ओके। तो इस ब्लीचिंग रिएक्शन को हम लोग वाइटनिंग या ब्लीचिंग बोलते हैं। ठीक है। पहले तो ये क्या है हमने समझ लिया अच्छे से। अब सेकंड, वाइटनिंग एक क्लिनिक में कैसे होती है। ओके। मैं समझा इसलिए रहा हूँ ताकि आप आगे रिलेट कर सके। तो समझिए कोई पेशेंट मेरे पास टीथ वाइटनिंग या ब्लीचिंग के लिए आ रहा है। ओके। तो पहले हम लोग उसके दांत इंस्पेक्ट करते हैं। हमें क्या चाहिए? इनामल। हम इनामल को ही वाइटनिंग कर सकते हैं। अच्छा। किसी का इनामल लेयर कभी घिस चुका हो या डैमेज्ड हो, तो हम उसमें इट्स नॉट अ राइट कैंडिडेट टू गो फॉर वाइटनिंग। तो इनामल इज अ अपर लेयर। इनामल इज द टॉप मोस्ट लेयर। अच्छा। सबसे बाहर की जो व्हाइट कलर की लेयर दिखती है ना, शाइनी स्मूथ जो रहती है, दैट इज इनामल। इनामल, ओके। तो इनामल को हम इंस्पेक्ट करेंगे कि सब कुछ सही है या नहीं है। ठीक है। फिर जब हम उसको वाइटनिंग स्टार्ट करेंगे तो वी विल ब्लॉक आउट ऑल द अदर एरियाज जिसपे वाइटनिंग या ब्लीचिंग केमिकल नहीं लगना चाहिए। अच्छा। सिर्फ आपके दांत के सरफेस को हम छोड़ देंगे, बाकी सारा हिस्सा हम ब्लॉक कर देंगे। ओके। क्योंकि ब्लीचिंग सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ इतनी रहती है कि जिस भी हिस्से को वो टच करेगा उसको बर्न कर देंगे या तो उसको इरिटेट कर देगा। अच्छा। इसके बाद क्या होता है कि ब्लीचिंग का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी टेम्पररी रहती है और बहुत इजीली इसको टैकल किया जा सकता है। ओके। बट वाइटनिंग का साइड इफेक्ट है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी। साइमल्टेनियसली जब हम कोई पेशेंट का ब्लीचिंग कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो अप्लाइंग केमिकल्स कि वो डिसेंसिटाइज करते जाए दांत को। इस सेंसिटिविटी को हम होने ही नहीं दे रहे हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स भी हम साथों साथ कर रहे हैं। ओके। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि इंस्टाग्राम पे आप घरेलू नुस्खे, तो बात बिल्कुल सही है कि आप बेकिंग सोडा या कोई और चीज जो ब्लीचिंग एजेंट है उसको आप दांत पे लगाओगे तो वही ब्लीचिंग रिएक्शन होगा। राइट। केमिस्ट्री तक इस बात को बिल्कुल सही है। बट मेरा सवाल इतना ही है कि आप आपके मुंह में हाउ विल यू कंट्रोल अ केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इन योर माउथ। राइट। हम तो क्लिनिक में जब कर रहे हैं, हम कहाँ लगना चाहिए कहाँ नहीं लगना चाहिए हमको मालूम है कि उस सोल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी है। डाइल्यूशन और स्ट्रेंथ भी एक चीज होती है ना। राइट राइट। आप आपके घर में क्या अप्लाई कर रहे हो, कितना अप्लाई कर रहे हो, कहाँ और लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है। राइट। आई थिंक यू विल एंड अप स्पॉइलिंग योर टीथ एंड यू विल नेवर गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। अगर इफ यू एस्पायर टू हैव समथिंग गुड,
यू विल हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, योर मनी, एंड यू विल हैव टू टेक द एफर्ट कि आप एक डेंटिस्ट को अप्रोच करें और सही तरीके से। जिसको वाइटनिंग कौन कराता है? जिसको दांतों का शौक हो। तो अपने शौक के पीछे तो आपको उतना टाइम मनी स्पेंड करना ही चाहिए। राइट। एंड ऑफ कोर्स वाइटनिंग के जो इफेक्ट है वो बहुत बहुत अच्छे रहते हैं। सो कंसिडर समवन इज वॉकिंग बाय विद अ वेरी फैंटास्टिक वाइट सेट ऑफ टीथ, ऑफ कोर्स बहुत आई कैचिंग रहता है। राइट। तो वाइटनिंग इज वेरी सेफ व्हेन डन इन अ ऑफिस, इन अ डेंटल क्लिनिक। ओके। अब इसमें एक चीज़ और है, बहुत सारे वाइटनिंग प्रोडक्ट्स आते हैं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि दीज वाइटनिंग प्रोडक्ट्स जो आप घर में यूज कर सकते हैं, दे आर टिपिकली मेंट फॉर पीपल जो इसके पहले वाइटनिंग करा चुके हैं। अच्छा। दांत का शेड बहुत अच्छा शेड ला चुके हैं। ओके। विद द टाइम, विद द हैबिट्स, जो उनका शेड थोड़ा बहुत डल हुआ है, हाँ। उसको आप होम वाइटनिंग किट से आप वापस उस लेवल तक ला सकते हैं। ओके। बट आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि अगर किसी के दांत बहुत पीले हैं और उसको रिमार्केबल चेंज चाहिए, तो कोई होम रेमेडी या जो पॉपुलर टूथपेस्ट आते हैं जो क्लेम करते हैं, उनसे आपको इतना बड़ा रिजल्ट नहीं मिलेगा कि कोई देख के पकड़ पाए यार तेरे दांत पहले से वाइट हो गए। थोड़ा बहुत रिजल्ट आएगा, बट घरेलू नुस्खे से यू कैन इंज्योर योर गम्स आल्सो ना। बिल्कुल बिल्कुल। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, लोग कोयला या नमक जो घसते हैं, राइट, तो दीज आर एब्रेसिव एजेंट्स, सैंड पेपर जैसी चीजें। राइट। तो दांत अच्छे दिखने का एक सेकंड फैक्टर क्या रहता है, उसमें से लाइट जब गिर के बाउंस होती है, जो दांत का शाइन है, नेचुरल शाइन, वाइटनिंग से आप कलर चेंज करे हो, राइट। शाइन के लिए आपको पॉलिशिंग लगती है। ओके। अब आप पॉलिशिंग चाह रहे हो कि आप आपके घर में कर लो, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब आप सैंड पेपर जैसी चीज या कोई रफ चीज लेके आप दांत घिस रहे हो, एक्चुअल में आप आउटर शाइनी सरफेस जो आपके दांत का था, उसका कुछ हिस्सा आप परमानेंटली हटा दे रहे हो। ओके। कुछ देर के लिए तो उसका कलर थोड़ा सा बेटर दिखेगा, बट आपके दांत की शाइन जो है वो पूरी चली जाएंगी। एंड रफ सरफेसेस के बारे में बात क्या है, दे अट्रैक्ट मोर प्लक। राइट। इवेंचुअली आपका जो कलर था उससे बुरा कलर हो जाएगा, आपकी शाइन डल हो जाएंगी और आपके दांत पे और ज़्यादा प्लाक और ज़्यादा स्टेन्स जमा हो जाएंगे। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई आप हैक्स ये सब चीज़ें अपने मुंह में कभी ट्राई करें। तो टीथ वाइटनिंग विल डैमेज माय टीथ ओनली इन दैट केस कि अगर आप ये घर पे ट्राई कर रहे हो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाके प्रॉपर करवा रहे हो तो इट विल गिव यू अनदर लुक। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कभी भी आप ब्लीचिंग सोल्यूशन आपके मुंह में लगा रहे हो, तो आपको तो आपकी रिस्क मिनिमाइज करना है। रिस्क कैसे मिनिमाइज होंगी भाई? उसका कोई जानकार इंसान आपके मुंह में हर चीज को ब्लॉक आउट कर दे रहा है, देख रहा है कौन से दांत पे। अब कुछ दांतों पे क्रैक्स रहते हैं, उस दांत पे ब्लीचिंग सोल्यूशन नहीं लगना चाहिए। राइट। तो ऐसे दांतों पे हम पहले उस क्रैक को ब्लॉक करते हैं, उस एरिया में अवॉइड करते हैं या कम कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन लगाते हैं। ओके। ये सब चीजें आप पॉसिबल ही नहीं है कि अपने खुद के मुंह में आप देखें, इंस्पेक्ट करें और उस पर आप वाइटनिंग करें। राइट। सर, हमने ब्रशिंग की बात करी, टीथ वाइटनिंग की बात करी, स्केलिंग की बात करी। आई वॉन्ट टू नो कि व्हाट आर वीनियर्स। वीनियर्स क्या होता है? ये सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए या हम लोग भी, आम जनता भी यूज कर सकती है? विनियर क्या होता है कि समझिए ये आपका दांत है, मैं इसके ऊपर कोई भी तरीके से सिर्फ वन साइड से परत चढ़ा दे रहा हूँ। ओके। कौन सा साइड रहेगा? सामने का, फ्रंट साइड। राइट। कोई भी एक बारीक सी परत मैं इस पे सिर्फ चिपका दे रहा हूँ। हाँ। और इस तरह से चिपका रहा हूँ कि इसके ऊपर चिपकी रहे। ओके। तो अब सामने से देखने वाले को आपका दांत नहीं दिख रहा है, दांत के ऊपर की वो परत दिख रही है। दिख रही है। तो हम एक इल्यूजन क्रिएट कर दे रहे हैं कि अब आपके दांत का शेप और कलर क्या है जो बाहर से दिख रहा है। तो जो भी विनियर का शेप रहेगा, जो भी विनियर का कलर रहेगा, ओके, अब वो आपके दांतों का कलर हो जाएगा। अच्छा। तो एक दांत पे एक विनियर लगाया जाता है। हाँ। अब बात करने में आमतौर पे 6 दांत, 8 दांत, 10 दांत, आपकी स्माइल कितनी ब्रॉड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। राइट। तो अगर हम पूरी स्माइल डिजाइन कर रहे हैं तो हर दांत पे एक इंडिविजुअल पतली सी परत लगाएंगे। ओके। इसे हम विनियर बोलेंगे। ठीक है। कई बार क्या होता है कि स्पोर्ट्स में या ऐसी कभी बच्चे का सर लग जाता है, हमारे दांत का एक कोना चिप ऑफ हो जाता है। अब वो कोने को आपको कभी रिप्लेस करना है तो वो केसेस में आप एक सिंगल दांत पे भी विनियर लगा सकते हैं। अच्छा। कई बार 2 दांतों के बीच में गैप रहती है। हाँ। और इतनी सी गैप है, बाकी सारे दांत परफेक्ट है,
तो पेशेंट को लगता है इतने से के लिए मैं ब्रेसेस नहीं कराना चाहता हूँ। राइट। तो वो भी एक अच्छा केस होता है कि जहाँ पे हम सिर्फ 2 दांतों पे वीनियर लगा देते हैं, Okay. दोनों की चौड़ाई बढ़ जाती है थोड़ी थोड़ी सी, Right. और गैप कवर कर लेता है। ओके। तो कोई भी पतली परत जो हम आपके दांत पे सामने के साइड से लगा रहे हैं उसे हम वीनियर बोलते हैं। ओके। अच्छा, वीनियर्स की मजे की बात क्या है मालूम? इट इज अ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट। ओके। तो व्हाट इज अ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट? जो नॉर्मल रहता है उससे थोड़ा सा और बेहतर। बेहतर, राइट। है ना? हम लिपस्टिक लगाते हैं तो होठ ज्यादा बेहतर दिखते हैं। राइट। तो जो रिजल्ट्स हम वीनियर से अचीव करते हैं, ये नॉर्मली नो वन इज बॉर्न विद सच ब्यूटीफुल टीथ। तो हम आपका क्योंकि दांत का शेप, साइज, कलर, पोजीशन गवर्न कर पाते हैं, वी एंड अप विद अ रिजल्ट जो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा आई कैचिंग और ब्यूटीफुल रहता है। तो एक वाव फैक्टर क्रिएट कर देता है। Okay. आप कहीं पे भी जाते हो तो एक कुछ तो भी अलग लगता है आपकी स्माइल के बारे में। तो आई थिंक ये उसको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। राइट। राइट। एंड मोर ओवर इट्स अ परमानेंट ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है कि मेकअप या कॉन्टैक्ट लेंस के जैसा है जो आज रात में हट जाएगा। टेम्पररी नहीं। टेम्पररी नहीं। राइट। सो इट्स बाय फार द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर फेस। सर, वीनियर्स को लेके कोई फियर्स है? बहुत सारे लोगों को रहता है कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस बोलो या फियर्स बोलो, आपके क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स आते होंगे डर से कि वीनियर्स लगाएंगे कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो ऐसे कुछ फियर्स है? सी, अपार्ट फ्रॉम द प्राइस फैक्टर, लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न ये रहता है कि इफ आई ऑप्ट फॉर दिस ट्रीटमेंट, मेरे फेस पे क्या फर्क पड़ेगा। ओके। तो लोग अच्छा तो दिखना चाहते हैं, एट द सेम टाइम पीपल एक्सपेक्ट कि उनको थोड़ा बहुत तो भी पता चले कि वीनियर लगने के बाद वो कैसे दिखेंगे। राइट। तो अभी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर हो गई है कि फर्स्टली अब हम आपके दांत की पूरी मैपिंग कर लेते हैं। वी हैव योर होल जॉ इन अ 3D। ओके। कुछ सॉफ्टवेयर है हमारे पास जिसपे हम इस पे वीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं, एंड वी कुड शो यू वीडियोस एंड पिक्स ऑफ योरसेल्फ, ओके। ऑफ योर फेस, ओके। जिसपे आपको दांत में वो चेंजेस आ जाते हैं जो हम वीनियर से करना चाहते हैं। अच्छा, मतलब एक्चुअली आई कैन सी कि मैं बाद में कैसे लग सकती बिल्कुल। सो वी कैन शो यू अ वर्चुअल स्माइल। हूँ। ओह Okay. नाइस। Now this is on the stage 1. अच्छा। Stage 2, when you commit to doing a veneer, हम हमारे भी सेटिस्फेक्शन के लिए, हमारे भी रेफरेंस के लिए और हमारे प्लानिंग के लिए भी, बिफोर मेकिंग द फाइनल veneers, ओके। हम एक टेम्पररी या डमी veneers बनाते हैं। तो ये एक बहुत ही सॉफ्ट और चीपर मटेरियल से रहता है एज कम्पेयर टू द फाइनल veneer। ओके। और इस veneer को हम आपके मुंह में टेम्पररी सीमेंट से फिक्स कर देते हैं। तो नाउ बोथ द डॉक्टर एंड द पेशेंट, दे कैन बोथ एक्सपीरियंस द स्माइल, एंड आई कैन ऑल्सो मेक चेंजेस। जैसा आपको शायद नहीं मालूम होगा, पर आपके फ्रंट टीथ का आपके प्रोनाउंसिएशन में बहुत बड़ा रोल है। तो बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं जो पेशेंट नहीं बोल पाते अगर उनके दांतों की चेंजेस हो गए तो। हाँ। वी कैन मेक श्योर कि जो नए दांत है आपके, आप उससे उतना ही क्लियर बोल रहे हैं या बेटर बोल रहे हैं। ओके। तो आपकी स्माइल, आपके लुक्स, आपके लिप्स, यू कैन इवन टेक दैट टेम्पररी veneer टू योर होम। यू ओके। कैन कीप वेयरिंग इट फॉर 2-3 days। यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स, योर फैमिली कि अभी मैं कैसे दिख रही हूँ, व्हाट अ न्यू चेंज। न्यू चेंज। कई बार ऐसा लगता है कि पेशेंट ये भी बोलते हैं, डॉक्टर साहब ये जो लेंथ है इसको थोड़ा सा कम करके बताओ कैसा लगेगा। ओके। कुछ पेशेंट्स बोलते हैं एक शेड और वाइट नहीं कर सकते क्या? उस केस में हम सेकंड veneer बना के लगा के बता देते हैं कि नाउ सी यू कैन पिक एंड चूज बिटवीन वन लुक एंड अदर लुक। तो हम स्माइल भी आपके दांत की 2 से 3 अलग अलग किस्म से कर सकते हैं। तो आई कैन शो यू कि लुक 1 में आप कैसे दिख रहे हो, लुक 2 में कैसे दिख रहे हो। कुछ पेशेंट्स को लगता है ज़्यादा सफ़ेद हो गए, थोड़ा सा कम में कैसा दिखेगा। दे कैन वेयर इट, देन अगेन डिसाइड नहीं नहीं वो वाइट ठीक दिख रहा है, दे बिकम कॉन्फिडेंट ओवर। तो यू कैन एक्सपीरियंस इट। तो आपके जो फियर्स थे veneer के, वो तो यहीं ख़त्म हो गए। आपने ट्राई कर लिया, आपने देख लिया। राइट। सो दीज आर द ओनली फियर्स जो पेशेंट के रहते हैं जो एक बार ट्रीटमेंट में ऑप्ट कर रहे हैं। अनदर थिंग, लोगों को ये रहता है कि मेरे दांत में क्या प्रोसीजर के दौरान क्या होगा, कहीं दांतों को ज़्यादा घिस तो नहीं दिया जाएगा। राइट। घिसना ना पड़ जाए या जो
एकदम घिसने के बाद वो एकदम जब आप विनियर्स लगाते हो तो वो ऐसे चपटे ना दिखे, ऐसे फ्लैट ना दिखे, वो बहुत सारा रहता है कि घिसने के बाद ही विनियर्स चिपकाएंगे क्या। क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स कोई भी ट्रीटमेंट कराने के पहले यूजुअली इंटरनेट पे सर्च करते हैं राइट। और पुराने वीडियोस देखते हैं। अर्लियर टाइम्स विनियर्स थोड़े से मोटे बनते थे, दे यूज्ड टू बी थिकर, तो दांतों को काफ़ी ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ता था। ओके। अब विनियर के साथ एक रेयर कॉम्प्लिकेशन ये है कि विनियर्स निकल भी जाते हैं, अच्छा। चिपके हैं ना आपके दांत पे, राइट। दे माइट इवन डीबॉन्ड। ओके। तो किसी के दांत कभी जरूरत से ज्यादा घिस दिया है तो वो डीबॉन्ड हो जाते हैं। अच्छा। अब पुराने वीनियर्स में ये सब प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। जो नए वीनियर्स है दे आर वेरी थिन, और अभी जो मॉडर्न कंसेप्ट है बोला जाता है नो प्रेप वीनियर्स, मतलब नो प्रिपरेशन ऑन द टूथ वीनियर्स। Veneers, आपके दांत को नहीं के बराबर रीशेपिंग किया जाता है। अच्छा। एंड एनी डेंटिस्ट इफ ही इज डूइंग वीनियर्स ना, ही विल मेक श्योर कि आपके दांत पे बहुत ज़्यादा इनामल हो, क्योंकि इनामल पे ही आपका वीनियर चिपकता है। तो एनी डेंटिस्ट विल ऑलवेज मेक श्योर कि आपके दांत को बिल्कुल भी ना घिसा जाए, या घिस रहे तो थोड़ा बहुत रीशेपिंग के लिए, अदरवाइज विनियर्स आर वेरी सेफ। कभी किसी वजह से आपका विनियर्स निकल भी जाते हैं तो यू एंड अप लुकिंग लाइक जैसा पहले दिखते थे। ओके। आपके कोई दांत घिसे हुए छोटे नहीं दिखेंगे, यू विल कम टू अ नॉर्मल वर्जन ऑल्सो। राइट। अब विनियर चिपकाना हार्डली 15 मिनट्स का काम है। अच्छा। सो वेदर यू आर इन नागपुर और एनी अदर सिटी एंड यू आर ट्रैवलिंग, कभी विनियर निकल भी जाता है, इट्स वेरी इजी टू फाइंड अ डेंटिस्ट एंड गेट इट रिप्लेस्ड। तो वो सारे फियर्स जो है वो पुराने विनियर्स के साथ हुआ करते थे, या पुराने वीडियो हम देखते ही नहीं ना कितने साल पुराना वीडियो है। हो सकता है हम 10 साल पुराना वीडियो देखो हो और उसके रेफरेंस के अंदर अभी हम डर रहे हो। राइट। सर, तो ऐसा भी कुछ है कि कोई क्राइटेरिया है कि पर्टिकुलर यही पेशेंट पे वीनियर्स लगा सकते हैं, या ये पेशेंट इसके लिए ऑप्ट नहीं है, इसके लिए परफेक्ट नहीं है वीनियर्स के लिए? देखिए, जहाँ पे भी बाइट बराबर है, दांत एक दूसरे को टकरा नहीं रहे हैं अननेसेसरली, वहाँ पे आप वीनियर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। सेकंड, एज मैंने पहले भी मेंशन किया कि जहाँ पे इनामल है वहाँ पे आप विनियर्स यूज कर सकते हैं। ओके। और जो आपने साइज शेप का बात किया, कलर, तो ये आप कैसे डिसाइड करते हो? वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे हमारे चश्मे की फ्रेम रहती है ना, राइट। तो हमारे फेसेस अलग अलग शेप के हैं, ओवल, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, तो अलग अलग शेप की फ्रेम्स हमारे फेस पे अलग अलग लुक देती है। हमारी पर्सनालिटी भी अलग दिखती है अगर हम ग्लासेस का फ्रेम चेंज कर ले तो। राइट। तो वैसे ही कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के दांत का शेप उनके फेस के शेप के साथ या पर्सनालिटी के शेप के साथ मैच नहीं करता है, और हम जब कोई पेशेंट के लिए वीनियर्स डिज़ाइन करते हैं तो हमारा अप्रोच ये रहता है कि उसकी पर्सनालिटी के साथ, उसके फेस के साथ वो मैच करे, ऐसा लगे कि वो यही दांत के साथ पैदा हुआ है। ओके। तो एक ये कंसिडरेशन है कि शेप। दूसरा, कलर के लिए हम स्किन टोन, तो बहुत बारीकी से देखते हैं हम कि कौन सा कलर आपके स्किन टोन के साथ जाएगा। बहुत डार्क स्किन के साथ आप बहुत ब्राइट शेड ले लोगे तो थोड़ा सा अजीब दिखेंगे। लगेगा। राइट। फिर एक कंसिडरेशन होता है दांत की लेंथ, दांत की लेंथ और चौड़ाई। ओके। तो इसके लिए हम गोल्डन रेशियो या कुछ ऐसे कैलकुलेशंस यूज करते हैं मैथमेटिक्स के, कि दांत एक दूसरे के साथ प्लीजिंग दिखे। और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हम करते हैं, इसको हम अलग अलग टेम्पररी वीनियर्स के साथ पेशेंट के मुंह में ट्राई करके भी देखते हैं कि भाई ये लगाने पे कैसा दिख रहा है, ये लगाने के साथ कैसा दिख रहा है। तो पेशेंट भी ये स्टडी में ऑन बोर्ड रहता है, उसको भी दिखता है कि कौन सा सूट करेगा। इवन पेशेंट अपने फ्रेंड्स ला सकता है, दे कैन ऑल्सो आस्क फॉर ओपिनियन। वाओ, इज इट रियली ऐसा होता है? लाइक मैं पहले देख सकती हूँ कि मैं बाद में कैसे लग रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। वाओ, अमेजिंग। सो दिस वाज वंडरफुल कन्वर्सेशन विद यू सर, एंड थैंक यू सो मच। बस एक लास्ट मैसेज फ्रॉम योर साइड टू माय व्यूअर्स। सो फ्रॉम माय कॉलेज डेज, मैं जब से काम कर रहा हूँ पेशेंट्स के ऊपर, मेरे को ज़्यादातर पेशेंट ने एक सवाल पूछा है, मैं दांत निकाल रहा हूँ तो मेरे आँख पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? ओके। इट्स अ मोस्ट हर्ड क्वेश्चन। मेरे को कोई ये नहीं बोलता मेरे दांत निकाल रहा हूँ तो मेरे खाना चबाने पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या। मेरे को कोई ये नहीं बोलता मैं दांत निकलवा रहा हूँ तो मेरे डाइजेशन पे फ़र्क पड़ेगा क्या। मेरे से कोई ये सवाल ही नहीं करता कि मैंने दांत निकाल लिया हूँ तो इसका ऑपोजिंग वाला दांत क्या काम करेगा। कोई पूछता ही नहीं कि मेरे फेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे पीछे के दांत चले जाएंगे तो मेरे गाल अंदर धंस तो नहीं जाएंगे। राइट।
तो मैं चाह रहा हूँ लोग ये सवाल पूछे, एंड वंस यू स्टार्ट आस्किंग सच क्वेश्चंस, आपको समझेंगे कि दांत का इंपॉर्टेंस क्या है। राइट। सो मैं फिर से री एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि आपके दांत बहुत कीमती है, और टेक केयर ऑफ योर टीथ एंड विजिट अ डेंटिस्ट। दैट्स द ओनली टेक अवे फ्रॉम दिस टॉक्स। Thank you so much, sir, for coming here, for sharing your knowledge with us. It was a wonderful conversation with you, and I'm glad कि मुझे बहुत सारी चीज़ें सुनने मिली, समझने मिली, and yes, this goes with the viewers too. I guess उनकी भी बहुत सारी चीज़ें clear हो पाई है, myths break हो पाए हैं. Thank you so much. थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया। सो यहाँ पे ये पॉडकास्ट एंड हुआ, एंड आई होप ओरल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी, एंड बहुत सारे आपके मिथ्स बर्स्ट हुए होंगे। सो येस, ऑफ कोर्स ये वीडियो ज़रूर सब लोगों के साथ शेयर करिए जिन्हें वीडियो को देखने की ज़रूरत है। एंड येस, अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है ओरल हेल्थ से रिलेटेड, अपने दांतों से रिलेटेड, सो डोंट फॉरगेट टू विजिट योर डेंटिस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। मैंने सर का इंस्टाग्राम लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उन्हें विजिट कर सकते हैं, उनकी लोकेशन पे जाके उन्हें विजिट कर सकते हैं, या फिर उन्हें DM कर सकते हैं। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।